जैसा कि आप पढ़ रहे थे चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हम विश्व के अन्य देशों के साथ जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड के अन्य देशों के साथ कैसे व्यापार के थ्रू हम हैं जॉब की तलाश में दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, या फिर कल्चरल एक्सचेंज होता है बिटवीन कंट्रीज़, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपको पता है कि लोग स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट करने भी देश में आते हैं, और कुछ लोग हैं एस्केप प्रेसिकेशन यानी कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में भाग जाते हैं। मैंने आपको बताया था सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट जो पुराने समय में जिस रूट से व्यापार होता था, पहले सिल्क का फिर अन्य वस्तुओं का व्यापार किया जाने लगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये क्रॉप्स हैं, फूड स्टॉप्स हैं, रेडी फूड स्टॉप्स हैं, और जो जितनी भी ये एग्रीकल्चर गुड्स हैं, पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज़, टोमेटोज़, चिलीज़, ये दूसरे देशों से आए हैं। और ये लोग हैं वो दूसरे देशों की क्रॉप पे किस तरह से डिपेंड हो गए कि उनकी और जीने और मरने का सवाल हो गया। पोटैटो है वो इतने डिपेंड हो गए उस पर कि पोटैटो की एक बार फसल ख़राब हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं वो मारे गए। मैंने आपको कहा था अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस, डिजीज़ एंड ट्रेड। बिल्कुल बेटा, ये पहरा है ना, जैसा कि अभी आपके देश में कंडीशन है, कोरोना जो डिजीज़ है वो स्प्रेड हो रही है, बिल्कुल उसी तरह का एक मैंने आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में अपने पहले वीडियो में भी बताया था, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ ये पहरा, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे कोरोना डिजीज़ से। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी। ये कह रहा है कि जो हमारा जो विश्व है वो श्रैंक होता जा रहा है, श्रैंक होता जा रहा है। श्रैंक का मतलब होता है बेटा बोझा सिकुड़ता जा रहा है। सिकुड़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि सी रूट्स के थ्रू है ना हम व्यापार कर रहे हैं, लैंड रूट के थ्रू व्यापार कर रहे हैं, ओशियंस के थ्रू हम व्यापार कर रहे हैं। तो ना अब हमारे लिए दूसरे देशों में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 centuries बिफोर द इंडियन ओशियंस हैड नोन ए बस्लिंग ट्रेड विद गुड्स। और इस 1 सेंचुरी पहले क्या होता था, इंडियन ओशियंस को ट्रेड के लिए गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स, ये सारे है ना सी रूट से इधर से उधर एक्सचेंज किए जाते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू दिस फ्लोज। और इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है वो क्रूशियल पॉइंट बना हुआ था इस व्यापार का। तो देखिए बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ। आपको पता है ना अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोग्राफर कोलंबस ने। बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर पूछेगा। इसकी डिस्कवरी से पहले अमेरिका है वो कट ऑफ था दूसरे वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों से। बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी वास्ट लैंड, अबंडेंट क्रॉप्स, मिनरल्स बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लीव्स एवरीवेयर। मतलब वहाँ की लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गई। प्रीशियस मेटल जैसे कि सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीशियस मेटल थे। मैंने आपको बताया था कि हम व्यापार करते थे तो हम स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स हैं वो दूसरे देशों में बेचते थे। दूसरे देशों के पास हमें देने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो हमें क्या दे देते थे? सिल्वर या गोल्ड। और इसी वजह से हम पुराने समय में पहले है ना वो सोने की चिड़िया कहलाते थे। हमारा जो देश है, लीजेंड्स स्प्रेड इन 7th सेंचुरी। किससे ऐसे सुनने को मिलेंगे आपको कि जो साउथ अमेरिका है ना वो फेबल्ड वेल्थ है, वहाँ पर फेबल्ड वेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति है। और एक वहाँ का एक शहर था जिसका नाम था एल डोराडो। बेटा ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। उसको फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था, मतलब सोने का शहर बोला जाता था। तो ये तो हो गया 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम मेन पॉइंट पे आ रहे हैं जो मैं आपको कनेक्ट करने के लिए। देखिए उस समय में क्या था, पुर्तगालीस और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, यानी कि पुर्तगालीस और स्पेनिश जो कॉन्करर्स थे उन्होंने अमेरिका को कॉलोनी बना लिया अपनी। जैसे ब्रिटिशर्स ने बेटा इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था ना, ब्रिटिशर्स हमारे देश में घुस गए थे, उन्होंने हमारे देश को अपने कंट्रोल में कर लिया और हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन गए थे। इसी तरह से पुर्तगालीस और स्पेनिश कॉन्करर्स हैं उन्होंने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना लिया था मिड 16th सेंचुरी में। कैसे बनाया था देखिए, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट ए रिजल्ट। ये किसी सुपीरियर फायर पावर का रिजल्ट नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कोई बहुत बड़ी बंदूक, गन, बम यूज़ किए गए हों इस पे विजय प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल नहीं था बेटा ऐसा। इनफैक्ट क्या होता था, ए मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्करर्स, यानी कि सबसे जो पावरफुल वेपन था, हथियार था स्पेनिश कॉन्करर्स का, वो क्या था? वो कोई मिलिट्री वेपन नहीं था बेटा, वो जर्म्स थे। जर्म्स किसके? डिजीज़ के। कौन सी डिजीज़ के? स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ के। दे कैरिड ऑन दियर पर्सन, जिसको उन्होंने एक पर्सन में डाल के और कहाँ भेज दिया था? अमेरिका भेज दिया था।
जैसे आपको पता है ये कोरोना डिजीज़ है, ये कहाँ से आई है, ये चाइना से आई है। तो चाइना है, चाइना के कोई व्यक्ति है वो जर्म्स कैरी करके इंडिया में आया और किस तरह से ये स्प्रेड हो गई। बिकॉज ऑफ दियर लॉन्ग आइसोलेशन, अमेरिका बहुत समय से आइसोलेटेड पड़ा था, मतलब उसको ये नहीं पता था कि वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी फैल रही है, क्या चल रहा है। तो अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, हैड नो इम्यूनिटी, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर था। आपने कोरोना डिजीज़ में भी सुना होगा, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छा होगा, वो कोरोना डिजीज़ है वो उसको या तो लगेगी नहीं या फिर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किसी भी बीमारी लग जाती है तो उसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अमेरिका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा था, बहुत ही कमज़ोर था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो आइसोलेटेड रहा था अमेरिका। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड डेडली किलर। आपको पता है ये डिजीज़, जैसे कोरोना डिजीज़ भी बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, इससे काफ़ी लोग हैं वो मर भी रहे हैं, दूसरे देशों में तो और भी बुरा हाल है। तो इसी तरह से स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है ना, वो भी डेडली किलर प्रूव हुई, इससे भी बहुत सारे लोग मर गए। वंस इंट्रोड्यूस्ड, एक बार ये फैल जाए ना तो मतलब एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट और दूसरे एक देश से दूसरे देश में फैलने में देर नहीं लगती। जैसे कोरोना डिजीज़ पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रही है, कोई कंट्री इससे नहीं बच पाया है। यूएसए लगा लो, चाइना लगा लो, पाकिस्तान लगा लो, कोई भी कंट्री इससे नहीं बच पाया है। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल सोसाइटी। तो स्मॉल पॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्मॉल पॉक्स डिजीज ने क्या किया है, अमेरिका को पूरी तरह से डेसिमेटेड का मतलब होता है बेटा तहस नहस कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब देखो कोई वेपन का यूज़ नहीं हुआ, कोई गन का, कोई सुपीरियर फायर पावर का यूज़ नहीं किया गया और सोसाइटी है वो ख़त्म हो गई और पुर्तगालीस और स्पेनिश कॉन्करर्स के लिए जीत का रास्ता खुल गया। गन्स कुड बी ब्रोट और कैप्चर्ड। भाई हम तो गन मार्केट से, अगर अमेरिका के लोगों को जीतना होता गन या फिर किसी बम की बात होती तो ख़रीद लेते। हम तो वो क्या होता है वो ख़रीद के और फिर दुश्मन की तरफ भी हम उल्टा उस पर वार कर सकते हैं। पर इस डिजीज़ का क्या करें, स्मॉल पॉक्स की, ये तो भाई इम्यूनिटी सिस्टम पे ही डिपेंड करती है डिजीज़ तो, कि अगर जिसका भी इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो व्यक्ति है वो डिजीज़ से बच जाएगा। अनटिल द 19th सेंचुरी में पॉवर्टी, हंगर बहुत ही कॉमन थी यूरोप के अंदर। सिटीज़ हैं वो क्राउडेड हो रही थी, भीड़ भाड़ बहुत थी। तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में डेडली डिजीज़ है वो जल्दी से स्प्रेड होती है, जर्म्स वाली, जैसे हम कहते हैं ना कोरोना में डिजीज़ में भी हमें है ना एक साथ नहीं इकट्ठे खड़े होना, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होगी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस समय बहुत ही कॉमन थे। रिलीजियस डिसेंटर्स वर प्रेसिकेटेड, मतलब धर्म के बारे में अलग अलग मत रखने वाले लोग संतुष्ट नहीं होते थे, ऐसे लोग हैं वो मतलब उनको बोलते हैं रिलीजियस डिसेंटर्स। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हैं वो यूरोप चले गए अमेरिका से। हेयर बाय द 18th सेंचुरी प्लांटेशन, जहाँ पर पहले प्लांटेशन में क्या होता था, स्लेव से काम लिया जाता था। यूरोपियन मार्केट में कॉटन और शुगर को भिजवाने के लिए स्लेव्स हैं, उनके रूप में ये काम करते थे ये लोग। Until well into the 18th century, China, India was among the world richest country। 18th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया क्या बन गए थे, वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री बन गए थे। दे वर आल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, इनका दबदबा है वो बहुत ज़्यादा था किसमें, एशियन ट्रेड में भी। फ्रॉम द 15th सेंचुरी में चाइना इज सेड टू हैव रेस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट और रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। और 15th सेंचुरी में चाइना है वो मतलब कि उस पहले तो वो वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री बन गया, पर आप देखिए उसका जो ट्रेड है वो दूसरे कंट्री से कम हो गया और वो भी आइसोलेटेड हो गया। चाइना का रोल अब कम होता जा रहा है, तो इम्पोर्टेंस किसकी बढ़ती जा रही है, अमेरिका की। धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूरोप है वो वर्ल्ड सेंटर के रूप में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो आपने क्या देखा है बेटा, मैंने तो सिंपली एक बात समझाने की कोशिश की है, किस प्रकार से दूसरे देश हैं कंट्री पर कब्जा करने के लिए पर्सन में जर्म्स को कैरी करके भेज देते हैं। जैसे पुर्तगालीस और स्पेनिश कॉन्करर्स हैं, उन्होंने क्या किया था, जर्म्स कैरी करके पर्सन को अमेरिका में भेज दिया। अमेरिका के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम ठीक ना होने की वजह से किस प्रकार से ये डिजीज़ है वो डेडली किलर प्रूव हुई, इससे काफ़ी लोग हैं वो मारे गए। तो बेटा इसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो अल डोराडो जो कि फेबल सिटी ऑफ गोल्ड है, एक तो ये पूछता है। और एक क्वेश्चन है कि
किस प्रकार से किससे स्पेनिश और पुर्तगालिश कॉन्करर्स हैं उन्होंने अमेरिका पर अपनी जीत हासिल की। तो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के जर्म्स हैं वो कैरी करके ये लोग लेकर आए थे। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे से चैप्टर को समझना है बेटा। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपकी पूरी एसएस की किताब में एक ये चैप्टर ऐसा है जिसको आपको हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो। थोड़ा सा अगर कंसंट्रेटली आप वर्क करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो आप सबको अच्छा करना है, सबको अच्छे से पढ़ना है, सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं, कॉपी टाइम पे चेक करवानी है। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच।